की बात रेडियो दस्तक के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं आपका साथी संदीप कुलश्रेष्ठ, आपके अपने कार्यक्रम आपकी बात रेडियो दस्तक के साथ में। साथियों, आज हम बात करेंगे कालिदास जी की विशेषताओं पर। आप तो जानते ही हैं कालिदास जी का उज्जैन से बहुत जुड़ाव रहा है और उज्जैन में उनको लेके बहुत कार्यक्रम भी आयोजित होते रहते हैं। आज हम उन्हीं की विशेषताओं पर बात करेंगे और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गोविंद गंधे, जो संस्कृतविद हैं, PhD की है संस्कृत में उन्होंने, जो हमें कालिदास जी के बारे में बताएंगे। डॉक्टर गंधे, हमें आप बताइए कि कालिदास दिवस मनाने का आधार क्या है? वैसे संस्कृत के जितने भी कवि हैं वो प्रसिद्धि से हमेशा दूर रहे हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं के बारे में तो कभी कहीं कुछ लिखा नहीं। जहाँ तक महाकवि कालिदास के बारे में बात है तो आज से लगभग 2100-2200 वर्ष पूर्व, 2200 वर्ष पूर्व उनका समय माना जाता है। वो समय भी एक निश्चित नहीं, अनुमान के आधार पर ही माना जाता है। कालिदास की जयंती या पुण्यतिथि, इसके बारे में निश्चित रूप से आज तक अभी कोई कह नहीं सका है। कई लोगों ने प्रयास किया कि उस पर शोध भी किया, किंतु वो उसके बारे में निश्चित मत पर नहीं आ सके। जी, दो मत निश्चित रूप से प्रचलित है, एक है आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा और दूसरा है देव प्रबोधिनी एकादशी अर्थात देव उठनी 11। इन दोनों ही तिथियों को कालिदास के साथ में जोड़ने का आधार यह है कि कालिदास का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है मेघदूतम। उस मेघदूतम में इन दोनों ही तिथियों का उल्लेख आता है। तो इन दो तिथियों के आधार पर दक्षिण भारत में आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को और उत्तर भारत में देव प्रबोधिनी एकादशी को कालिदास की जयंती मनाने की एक परंपरा प्रारंभ हो चुकी है। कालिदास जी का उज्जैन से क्या संबंध रहा है, मतलब क्या अपन कहेंगे? वैसे तो कालिदास को विश्व कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक वैश्विक बात कही है, जो विश्व स्तर पर मान्य है ऐसी बात कही है। और जो बात विश्व के लिए मान्य हो जाती है तो हर कोई व्यक्ति ये प्रयास करता है कि उस वैश्विक व्यक्ति को अपने साथ में जोड़ने पर गौरव का अनुभव करता है। जी, उज्जैन की स्थिति इससे अलग है। जी, उज्जैन की स्थिति के बारे में स्वयं कालिदास ने कहा है। जी, अभी स्थानों के लोग कहते हैं कि कालिदास हमारा है, पर जब कालिदास कहता है कि उज्जैन मेरा है और उसका मतलब उसके ग्रंथों में प्रमाण है, मैं ऐसे बिना किसी प्रमाण के बात नहीं कर रहा हूँ। कालिदास के जिस ग्रंथ के बारे में मैंने आपसे अभी कहा था वही कालिदास का ग्रंथ मेघदूतम। उसमें एक यक्ष की कहानी है जिसको अपने स्वामी से शाप मिल गया था और स्वामी से शाप मिलने के कारण अलकापुरी में रहने वाला यक्ष जो उत्तर भारत में हिमालय में बहुत सुदूर ऊपर रहता था। और वह शाप के कारण पैदल चलता 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 दक्षिण में रामगिरी पर्वत पर पहुंच जाता है, नागपुर के पास में। और वहां यक्ष उसको संदेश देता है कि अब तू जा और मेरी प्रियतमा को मेरा संदेश पहुंचा दे। और जब वो यक्ष को संदेश पहुंचाने के लिए भेजता है तो विदिशा तक उसका मार्ग बिल्कुल सीधा सीधा चलता है। विदिशा तक आने के बाद में कालिदास यक्ष को कहता है अब यद्यपि तेरा मार्ग टेढ़ा हो जाएगा क्योंकि तुझे जाना है उत्तर की तरफ और मैं तुझे मोड़ रहा हूं पश्चिम की तरफ, पर तू यहाँ से उत्तर से अब तू जा पश्चिम में और वहां पर तुझे अवंतिका नगरी मिलेगी। और अवंतिका नगरी का, उज्जैनी नगरी का बहुत 10-12 श्लोकों में कालिदास ने पूरा वर्णन किया है। तो विद्वानों को ऐसा लगता है, आपको भी इस बात से सहमति रहेगी कि व्यक्ति जिस स्थान से ज्यादा आकृष्ट होता है या जिस स्थान से उसका ज्यादा लगाव होता है उस स्थान का वर्णन करने से वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। यही कारण है कि आज विश्व में यह मान्यता हो गई है कि कालिदास का उज्जैन से संबंध रहा है। या तो वो यहाँ पैदा हुए होंगे या यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा समय व्यतीत किया होगा। और जैसी किंवदंती है, विक्रमादित्य के दरबार में जो 9 रत्न थे उन 9 रत्नों में से एक कालिदास भी थे। इसके आधार पर हम उज्जैन का संबंध उनके साथ में जोड़ते हैं। जी। कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कालिदास की कुल 7 रचनाएं हैं। जी, उसमें एक विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है रघुवंशन नाम का। तो उसमें राजा दिलीप से लेकर रघु के जितने वंशज हुए उन सब का चरित्र है उसके अंदर। दूसरा शिव पार्वती के विवाह के संबंध में एक कुमार संभवम नाम का उनका ग्रंथ है। एक अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध नाटक है। विक्रमोर्षि उर्वशीयम एक दूसरा नाटक है और दूसरा मालविकाग्निमित्रम ये तीसरा नाटक है। और उन्होंने ऋतु संहार और मेघदूत
जी। ये 2 खंड काव्य भी लिखे हैं, बहुत सुंदर रचनाएं हैं उनकी। जी। कालिदास की रचनाओं की क्या विशेषताएं लगती है, क्योंकि उनने खंडकाव्य भी लिखे, उनने नाटक भी लिखा, मतलब उनने सब अलग अलग तरह की रचनाएं की हैं, तो इसी क्या विशेषताएं हैं? कालिदास की जितनी भी रचनाएं हम देखते हैं, एक केवल संस्कृत भाषा में लिखा है, इस बात को यदि हमने छोड़ दिया उसको और उसके अनुवाद और बाकी बातों से यदि हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर रचना जी। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शायद मुझे ही केंद्र में रखकर उन्होंने लिखी होगी, क्योंकि जिन विषयों का उल्लेख उनकी रचनाओं में मिलता है वो आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई है। जी। आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई क्या है, तो आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा है दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का प्रेम, विवाह के पूर्व प्रणय की कथाएं, जी। विवाह के पश्चात विरह का वर्णन, जी। आश्रमों के साथ में उसका संबंध, नीति, न्याय, न जाने ऐसे सद्गुण, ऐसी कितनी ही गुणों की बात हम करते हैं, वो सारी की सारी उनकी रचनाओं में मिलती है। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि ये रचना शायद ये बात मेरे लिए कालिदास ने की। मतलब निम्न जाति के लोगों को, मतलब मछुआरों के जीवन का वर्णन भी उनके कविताओं में मिलता है, उनके काव्यों में मिलता है, और राजा महाराजाओं के इसमें भी मिलता है। एक यक्ष का जो जीवन है वो सेवक के रूप में है, तो ऐसे जो शकुंतला है वो दुष्यंत की जो पत्नी है वो आश्रम की कन्या है। तो समाज का ऐसा कोई अंग, ऐसा कोई क्षेत्र उन्होंने नहीं छोड़ा है जिस क्षेत्र को लेकर उन्होंने अपनी बात नहीं कही हो। इसीलिए लगता है कि वो कालिदास हमारे बड़े निकट के हैं। कालिदास ने उज्जैन को लेके बहुत बातें कही हैं, और मतलब जहाँ जो पढ़ने में आता, शायद मेघदूत में उन्होंने लिखा है कि अगर कहीं स्वर्ग का एक कोई छोटा सा खंड है तो उज्जैन है, ऐसा उन्होंने यक्ष उसकी यात्रा के दौरान कहा था। तो उज्जैन को लेके कालिदास जी की भावना क्या रही, महाकवि कालिदास की किस तरह से वर्णन है उज्जैन का? बिल्कुल आपने सही कहा, यह उज्जैन जो है वो कालिदास की नज़रों में एक स्वर्ग का टुकड़ा है जो पृथ्वी पर आकर बस गया है। कालिदास कहता है कि गीता में कहा है कि व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा फलों को भोगता है जी। और कहते हैं कि जो अच्छा फल करता है, अच्छे कर्म करता है, वो स्वर्ग में जाकर उन फलों को भोगता है। किंतु स्वर्ग के फलों का भोग कुछ शेष रह जाता है, तो उन फलों को भोगने के लिए वह पृथ्वी पर आता है। तो पृथ्वी पर यदि कोई प्रतिस्वर्ग है तो वह अवंतिका है। कांतिमत खंडम एकम, ऐसा कहा है उसने कि स्वर्गिणाम गाम गतानाम, जो स्वर्ग में चले गए उनके लिए अब अपने बचे हुए पुण्यों का उपभोग करने के लिए यदि कोई पुण्य क्षेत्र है कि जहाँ पर वो अपने जीवन में किए हुए पुण्यों का फल का भोग कर सकते हैं, तो वो केवल और केवल उज्जैन ही है। कालिदास ने हरिद्वार का वर्णन किया है जी, कालिदास ने कनखल का वर्णन किया है, कालिदास ने दशपुर का वर्णन किया है, परंतु पुण्य क्षेत्र के रूप में और प्रतिस्वर्ग के रूप में यदि किसी का वर्णन है तो वो केवल और केवल अवंतिका का वर्णन है, उज्जैनी का वर्णन। मतलब उज्जैन में जो आज जो लोग हैं वो ये मान सकते हैं कि हम एक बहुत महाकाल की वजह से और इस जो देवभूमि है उस वजह से स्वर्ग मान सकते हैं, जो कालिदास ने कहा है। बिल्कुल, मैं स्वयं मानता हूँ कि मेरे कुछ पुण्य के भोग करना बाकी था, इसलिए मैं इंदौर का रहने वाला ग्वालियर से होते हुए उज्जैन में आया हूँ। तो मेरा इस बात पर पूरा विश्वास है कालिदास के वचनों पर कि जब जिसको पुण्य का उपभोग करना होता है तो भगवान उसको अवंतिका नगरी में भेज देते हैं। रेडियो दस्तक सुन रहे श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं कालिदास दिवस मनाने के आधार क्या हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर गोविंद गंधे। और डॉक्टर साहब, सामान्य आदमी कालिदास के बारे में कैसे जाने, क्या हो सकता है, किस तरह से जाने वो? मैं इस संबंध में सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा। आपके इस प्रकार के प्रयास जब समाज में ज़्यादा हो जाएंगे, कालिदास की रचनाएं जितनी है वो संस्कृत भाषा में है जी। संस्कृत भाषा आम लोगों की भाषा नहीं मानी जाती है, ठीक है। अब यदि कोई कोशिश करेगा, उसको पढ़ेगा, अनुवाद करेगा, सीखेगा तो समझ पाएगा, किंतु यदि इस प्रकार के प्रयास हमारे इस शहर में यदि होने लग जाए कि छोटे छोटे बातचीत के माध्यम से, छोटे छोटे साक्षात्कारों के माध्यम से, छोटे छोटे भाषणों के माध्यम से, जिसमें बहुत ज़्यादा विद्वत्तापूर्ण पांडित्यपूर्ण बातें न हो, अपितु आम आदमी को समझ में आ जाए, ऐसी सरल शब्दों में, सिंपल शब्दों में यदि हम बात करें, और कालिदास के
हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि कालिदास के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। उसमें भाषा हमारा बंधन नहीं बनना चाहिए, भाषा बाधा नहीं बनना चाहिए, वो साधन के रूप में हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो रेडियो दस्तक के इस प्रयास को आप क्या कहेंगे, जो कालिदास को जन जन तक पहुंचाने का ये जो प्रयास किया जा रहा है रेडियो दस्तक द्वारा? रेडियो दस्तक का प्रयास वास्तव में मैं कहना चाहूँगा कि उज्जैन में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय कालिदास समारोह मनाया जाता है जी। देश विदेश के अनेक विद्वान आते हैं जो जीवन भर की अपनी साधना करके यहाँ पर आते हैं, परंतु सबको मालूम है कि उनकी साधना को, उनके विचारों को सुनने के लिए लोग ज़्यादा जुट नहीं पाते। तो जब विचारों को सुनने के लिए जनता जुट नहीं पाती है तो ऐसे साधन होना चाहिए जो जनता तक पहुँचे, और रेडियो दस्तक आपका एक ऐसा साधन है कि जो जनता को नहीं बुलाता वो स्वयं जनता तक जाता है। इस दृष्टि से रेडियो दस्तक का यह प्रयास बहुत ही महत्व का साबित होगा। आज के संदर्भ में कालिदास जी को कैसे जाने, मतलब आज उनका महत्व क्या है? कालिदास जी का महत्व जितना 2000 वर्ष पूर्व था उतना आज भी है, क्योंकि देखिए जब तक ये संसार है जी, तब तक स्त्री और पुरुष ये दो प्रजाति इस पृथ्वी पर रहने वाली है जी। स्त्री पुरुष के जो संबंध है, स्त्री पुरुष का जो जीवन है जी, दाम्पत्य का जो जीवन है, परिवार का जो जीवन है, वो 2000 साल पहले भी वैसा ही था, वैसा ही आज भी है। क्योंकि मानवीय मूल्य कभी बदलते नहीं है, मानवीय भावनाएं कभी बदलती नहीं है। प्रेम को अभिव्यक्त करने का तरीका बदल सकता है, परंतु प्रेम नहीं रहा ऐसा कभी नहीं होता है। 2000 वर्ष पूर्व जब दुष्यंत और शकुंतला में प्रेम हुआ था, तो निश्चित रूप से आज भी जब किसी युवक युवती में प्रेम होता है तो वो प्रेम ही कहलाता है। प्रेम को प्रकट करने का माध्यम अलग हो सकता है, प्रेम के स्तर अलग हो सकते हैं, किंतु यह कभी नहीं हो सकता कि अब प्रेम समाप्त हो गया। कभी ऐसा नहीं होगा कि पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पति पत्नी के बीच में कोई तकरार नहीं हुई हो, कभी ऐसा नहीं होता है कि शासन के सामने कोई ऐसे विवादित प्रकरण न जाते हो जिनको सुलझाने के लिए शासकीय तंत्र को, उस समय राजा सुलझाते थे जी, इस समय शासन सुलझाता है, पुलिस सुलझाता है। तो कुल मिलाकर केवल उसका बाह्य स्वरूप बदल गया है, हमारी आत्मा तो वही है। और जब आत्मा वही है तो जब तक आत्मा ऐसी ही रहने वाली है संसार में, तब तक कालिदास समसामयिक रहेंगे। कालिदास के जितने भी बातें कही गई, जो भी रचनाएं हैं, वो आज के संदर्भ में सामयिक है, ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल, और अब तो ज़्यादा सामयिक इसलिए है कि जैसे जैसे समाज में अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार बढ़ता है तो कोई ना कोई पथ प्रदर्शक तो होना चाहिए ना, मार्गदर्शक तो होना चाहिए। तो मार्गदर्शन कौन करेगा? तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति जिन्होंने इतने वर्षों तक तपस्या की और हमारे उपनिषदों का, वेदों का, स्मृति ग्रंथों का, पुराणों का निचोड़ निकालकर सरल भाषा में, उस समय चूंकि ये बोलचाल की भाषा थी तो बहुत सरल थी क्योंकि लोग पढ़ते थे, सुनते थे, देखते थे, तो उन हमारे शाश्वत मूल्यों को एक सरल भाषा में यदि उन्होंने निकाल के हमारे सामने रखा है, आज की आवश्यकता है कि हम हिंदी भाषा में, और आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि विश्व की शायद ही ऐसी कोई भाषा होगी कि जिन भाषाओं में कालिदास के ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ है। सर्वाधिक भाषा में, विश्व की सर्वाधिक भाषा में, भारत की भाषा में तो आप निश्चित मानिए मराठी में, गुजराती में, पंजाबी में, बंगाली में कालिदास के काव्यों का यथावत अनुवाद हुआ है, यथावत, केवल भाषा बदल गई है, भाव और वो सब ऐसे ही। हिंदी में तो इनके न जाने कितने पद्यानुवाद हो चुके हैं। हिंदी तो बहुत ज़्यादा आकृष्ट हुई है कालिदास के ऊपर, और हिंदी में कई प्रकार के अनुवाद भी हो। केवल आवश्यकता इस बात की है कि जन जन तक हम पहुँचाए। अभी अपेक्षा हम रखते हैं कि जन आए, अब काम ये करना है कि हमको जन तक जाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। जी जी। युवाओं को कालिदास से कैसे जोड़ा जाए, आपका मत क्या है? क्योंकि क्या हुआ है, जो डिजिटल मीडिया आया है, जिस तरह का व्हाट्सअप है, ये सारी चीज़ें हैं, तो युवा आजकल पठन पाठन से दूर है, और ऐसे में कालिदास पढ़ना ये तो और भी कठिन है। तो आपको क्या लगता है कि युवाओं को कालिदास से कैसे जोड़ा जाए? युवाओं को कालिदास से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर वो आकाशवाणी के माध्यम से हो सकता है। इसमें क्या है कि देखिए, अब लोगों में इतना पेशेंस नहीं है, इतना धैर्य नहीं है कि वो पूरे 7 अंकों का कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम सुने या देखे, पढ़े। अब हमको ये करना पड़ेगा कि उन ग्रंथों में से कुछ चुनिंदा अंश
बहुत ज़्यादा जो प्रभावी है, जी, उनको एक व्यावसायिक तरीके से उनकी प्रस्तुति कराना पड़ेगी, क्योंकि अभी चकाचौंध का ज़माना है और जब तक उसको आप व्यावसायिक रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं, क्योंकि पारंपरिक रूप से प्रस्तुत करने का एक कला की दृष्टि से वो ठीक है, परंतु जन जन को यदि हमको अपनी बात पहुंचाना है तो बड़े प्रभावी तरीके से आपको अभी आपने देखा होगा कि अभी लॉकडाउन के दौरान 3-4 महत्वपूर्ण धारावाहिकों का प्रसारण हुआ, जिसमें एक रामायण था, महाभारत था, चाणक्य था, है ना, अभी विष्णु पुराण आ रहा है, महादेव वगैरह, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम तो लोगों ने बड़े उत्साह से देखे। और आप भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा टीआरपी इन्हीं सब सीरियल्स की, इन प्रोग्राम्स की रही है। तो ऐसा नहीं है कि जनता की रुचि नहीं है, जनता के पास में एक तो समय की कमी है, तो हम उस समय की कमी को ध्यान में रखें कि उनको थोड़े में ज्यादा बता दे, थोड़े में अच्छा बता दे, तो छोटे छोटे उसके रूप संस्करण तैयार किए जाए, न कि इतना लंबा चौड़ा। जहाँ देख लिया हमने कि कालिदास ने कोई एक नीति की बात कह दी है, कुछ तत्व की बात कह दी है, उतने अंश को अच्छी तरह से उसका नाट्य रूपांतर कर लिया, उसका काव्य रूपांतर कर लिया, उसकी कथा, आजकल कथा कथन लोग भूल गए हैं। कथा सुनाना भी एक अपने आप में कला है, और यदि कथा सुनाने में कोई व्यक्ति निष्णात हो, पारंगत हो, तो वो कथा के माध्यम से भी बहुत बढ़िया प्रभाव छोड़ सकता है। जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसी बातें जो कालिदास ने कही हों और जो सामयिक हों, जो युवाओं को आकर्षित करती हों या युवाओं के हिसाब से अच्छी हो, तो उन्हें अगर ढंग से किया जाए तो फिर युवा उसमें आकर्षित हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और भी था कि कालिदास जी को कि जब भी शेक्सपियर से तुलना की जाती तो ये कहा जाता कि वो भारत में तो वही शेक्सपियर हैं या कई मामलों में शेक्सपियर से श्रेष्ठ भी हैं, तो क्या है ऐसी खास बात कालिदास जी में? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की तुलना करना गलत है जी। भारत में कालिदास शेक्सपियर जैसा नहीं है जी, शेक्सपियर कालिदास जैसा है। उसके कारण है, कालिदास पहले हुए थे, शेक्सपियर बाद में हुआ था जी। और हम जब तुलना करते हैं तो जो पूर्व का होता है ना, ऐसा नहीं कहा जाता कि बाप बेटे जैसा दिखता है, बेटा बाप जैसा दिखता है। हमेशा हम इसी प्रकार का उदाहरण देते हैं कि लड़की जो है वो माँ पर गई है, माँ लड़की पर गई, ऐसा कभी नहीं बोला जाता। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी कवि की किसी के साथ में भी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि कवि जब अपने विचार प्रकट करता है तो वो उसका मौलिक चिंतन होता है, वो अपने मन की बात करता है, अपने मस्तिष्क की बात करता है, अपने अनुभव की बात करता है। कोई भी दो व्यक्ति, दो कवि, दो लेखक एक जैसी बात नहीं कर सकते, इसलिए एक दूसरे के साथ में तुलना तो होनी ही नहीं चाहिए। यदि हाँ लोगों को इस प्रकार से समझ में आता हो कालिदास का महत्व किसी विदेशी कवि या साहित्यकार की तुलना के साथ में, तो हम ये कह सकते हैं कि शेक्सपियर कालिदास जैसा है, क्योंकि शेक्सपियर के ग्रंथों पर कालिदास का प्रभाव है, कालिदास के ग्रंथों पर शेक्सपियर का प्रभाव नहीं है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछना थी आपसे कि ऐसा कालिदास को लेके नियमित क्या किया जाना चाहिए शासन द्वारा, या जो इसको लेके इंस्टीट्यूशंस हैं, कालिदास को लेके इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, संस्थाएं बनी हुई हैं, जिससे आम आदमी कालिदास के जो संदेश है उनको सही ढंग से ग्रहण कर सके? ये काम हमको प्राथमिक स्तर के विद्यालयों से प्रारंभ करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बच्चों की ग्रहण क्षमता जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, और वो सीखने के लिए, क्योंकि वो नए नए होते हैं, उनको सब कुछ सीखना होता है। अब हमको उनको लिटिल लिटिल ट्विंकल स्टार वो कविता सुनाने की बजाय यदि कालिदास के ग्रंथों के कुछ पद्यों का सरल कविता के रूप में अनुवाद करके उन बच्चों को बताए, बच्चा बड़ा होगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि बचपन में मैंने ये कविता पढ़ी थी, वो कालिदास से संबंधित है। एक इसमें बच्चे खेल खेलते हैं, आप देखिए जितने भी देसी खेल है, अब एक आप उदाहरण के रूप में यदि आप देखेंगे तो हम मान लीजिए एक सांप सीढ़ी का उदाहरण ले लेते हैं जी। तो सांप सीढ़ी के उदाहरण में यदि बच्चा खेलते खेलते सांप तक पहुंच गया, तो सांप तक पहुंचा तो वो नीचे आता है, तो समझ लीजिए कि यदि 15 अंक पर यदि उसको सांप ने डसा है, तो हम 15 नंबर पर कालिदास के ग्रंथ का एक सुभाषित डाल दें जी, जिसमें उन्होंने उस दुर्गुणों से होने वाली अवनति के बारे में कहा है, और वो 15 नंबर पे चला गया, बच्चे से कहा कि देखो ये जो दुर्गुण है इसके कारण तुम नीचे आते हो, जीवन में इस दुर्गुण के कारण नीचे आते हैं, तो वो श्लोक पढ़ ले। वो जब वो सीढ़ी से ऊपर जाए
जी। तो ऊपर जाने के बाद में मान लीजिए 35 नंबर पर वो ऊपर जाता है, तो वहाँ कालिदास की एक ऐसी सूक्ति बता दीजिए कि जिस सद्गुणों के कारण मनुष्य अपने जीवन में उन्नति कर सकता है। और इस प्रकार से यदि सांप सीढ़ी खेल के माध्यम से, ऐसे अन्य कई भी खेल हो सकते हैं, अंताक्षरी हो सकती है, उनके सुभाषित वचन है, सुभाषित बहुत है उनके, और उस पर कई लोगों ने पीएचडी की रिसर्च किया हुआ है। तो उन सुभाषितों को विद्यालयों में स्थान स्थान पर डिस्प्ले कर दिया जाए, बच्चों से उसकी प्रतियोगिता कराई जाए, और शिक्षक स्वयं अपने उदाहरणों में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते जब हम उनको उदाहरण देते हैं तो स्थानीय उदाहरण न देते हुए हम कालिदास के ग्रंथों के उदाहरण उनको दें, तो जल्दी समझ में आ जाएगा बच्चों। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक के खास प्रोग्राम आपकी बात रेडियो दस्तक के साथ। आज बात हो रही कालिदास जी पर, और हमारे साथ मौजूद है विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर गोविंद गंधे। डॉक्टर गोविंद गंधे जी, आपका रेडियो दस्तक पर स्वागत है। हमारा ये जो विशेष कार्यक्रम है आपकी बात रेडियो दस्तक के साथ, तो रेडियो दस्तक के श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? कालिदास जी की हम बात कर रहे हैं, युवा हो या कोई भी जो आज के समय जो चल रहा है, कि हमारी संस्कृति और परंपरा को किस तरह से वो निभाएं, क्या कहेंगे आप? क्या अपील होगी आपकी, क्या संदेश होगा? देखिए, मैं अपने श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि व्यक्ति को अपने जीवन में पग पग पर मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, और आवश्यक नहीं है कि जब आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता हो उस समय आपका हित चाहने वाला व्यक्ति आपके साथ में हो। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि पुस्तकें मनुष्य की सबसे बढ़िया मित्र होती है। तो मैं उनको सलाह यही देना चाहूँगा कि ये जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जो हमारे महाकवि हुए हैं, उन महापुरुषों की जीवनियाँ, महापुरुषों की कृतियों को हम सतत अपने साथ रखें, उनका अध्ययन करें, और उसमें निश्चित मानिएगा कि आप किसी भी ग्रंथ को यदि अपने साथ में रखते हैं तो वो आपके जीवन के लिए आपको पग पग पर सहायता करेगा, क्योंकि पुस्तक से अच्छा कोई मित्र नहीं होता है। और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो किसी न किसी अच्छे ग्रंथ को अपना मित्र अवश्य बना ले। जी, धन्यवाद। आप डॉक्टर गोविंद गंधे जी को सुन रहे थे रेडियो दस्तक पर। मैं डॉक्टर गोविंद गंधे जी का धन्यवाद कहूँगा, रेडियो दस्तक स्टूडियो में आप पधारे और कालिदास जी पर बहुत उपयोगी चर्चा हमारे बीच में हुई है। रेडियो दस्तक पर आने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। आपकी बात रेडियो दस्तक के साथ।